वन मैं आपका दोस्त राहुल कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन भारत के ऊपर रहने वाला है। अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मध्यकालीन इस इतिहास में भारत में अरबों का आक्रमण। देखो, अरबों के आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 से 714 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने उस टाइम सिंध पर आक्रमण करके दाहिर हिंदू शासक को हराया था। अब आप जानते हैं कि इंडिया में अगर आने का रास्ता था, एक थल सेना वाला रास्ता था जो ईरान के रास्ते पर्शिया से होकर आता था, और दूसरा था जल सेना वाला रास्ता। अब जल सेना वाला रास्ता दोस्तों, जब हमारे देश में यूरोप के लोग मसाले का व्यापार करते थे उस टाइम, जो तुर्क आक्रमणकारी थे उन लोगों ने उनका जो मार्ग है थल सेना वाला वो अवरुद्ध कर दिया था। तब जाकर जल सेना का मार्ग, तब जाकर पानी के जो मार्ग की खोज की थी वो हमारे देश में पहली खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा से पहले काफ़ी सारे और नाविक निकले थे जो भारत की खोज पर निकले थे, लेकिन अज्ञातवश एक उनमें कोलंबस भी था जो कि अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद भी उसे ये महसूस नहीं हुआ था कि मैं भारतीय हूँ। उस वहाँ का माहौल देखकर ये लगा कि ये जो माहौल है जिसके बारे में मैंने सुना है उससे डिफरेंट है और ये भारत नहीं है। और अचानक में अमेरिका की खोज हुई थी। इसलिए दोस्तों, भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। और उस टाइम सिंध, देखो सिंध का रास्ता, सिंध बोले तो आज जो 5 नदियाँ बहती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, पाकिस्तान, रावलपिंडी और ये पंजाब वाला रास्ता, यहाँ पर जो शासन करता था उसका नाम था दाहिर। अब भारत में जजियागढ़, देखो जजियागढ़ का नाम तो आपने सुना होगा भाई। भारत में जजियागढ़ लगाने वाला जो प्रथम मुस्लिम था वो भी यही था। कुल आय का कितना लगता था? 1/2 से 2/3 ये लगता था। विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों को यह कर नहीं देना होता था। उस टाइम भी विकलांग हुआ, विधवा और ब्राह्मण ये लोग कर से मुक्त थे। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने, जिन्हें धीरम सिक्के कहते हैं, इसी ने चलाए थे। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। धीरम सिक्के किसने चलाए थे भारत में? स्वर्ण सिक्के सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। बाकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए उस टाइम पर चरक संहिता लिखी गई थी, इसके टाइम पे बुक चरक संहिता, और दूसरी है पंचतंत्र। अब अरबियों ने इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी अरबी में करवाया। अब इसने जो नहीं इन पुस्तकों का जो अनुवाद था किसने करवाया? फारस अरबी में करवाया। पंचतंत्र आपने सुना होगा, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, और काली लाल दिमना के नाम से करवाया। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, तुर्क आक्रमण के बारे में बात करते हैं। देखिए महमूद गजनवी 1000 से 1027 भारत में आक्रमण किया। भारत पर उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा था और ये जितने भी आक्रमणकारी थे ये उस एरिया से आते थे जहाँ पर 1-2 टाइम की रोटी अगर मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात थी। ये दिन दिन प्रतिदिन भटकते रहते थे और ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर हरियाली मिल जाए और उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत समृद्ध पैसा मिल जाए। हम क्या करेंगे? लूट लूट खसोट के यहाँ से चल देंगे और दोबारा अपनी ज़मीन पे चलेंगे। तो कुछ आक्रमणकारी ऐसे आए हमारे देश में जो कि लूटने के बाद में अपने मूल स्थान लौट गए, और कुछ आक्रमणकारी ऐसे आए जो यहीं बस गए। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी देखो सेंट्रल एशिया से आता है, गजनी वंश का संस्थापक था, गजनी डायनेस्टी फाउंडर था। गजनी वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था अल्पतगीन। अब अल्पतगीन का एक गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का नाम आपने शायद इतिहास के अंदर जरूर सुना होगा। सुबुक्तगीन का था पुत्र महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, देखिए सुबुक्तगीन महमूद गजनवी भारत में क्यों आया इसके बारे में भी एक कहानी है। सुबुक्तगीन का नाम आपने सुना होगा। सुबुक्तगीन भारत में आया था, उसे हराया था आनंद पाल ने। आनंद पाल ने दोस्तों, इंडिया का एक शासक था अजय पाल, शायद अजय पाल ने हराया था। इसलिए अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी भारत में आया था। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। देखो महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत में 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया भारत में? 17 बार आक्रमण किया, 1000 से 1027 तक। अब इसने प्रथम आक्रमण जो किया है वो जयपाल पर किया है, पेशावर के शासक जयपाल पर। और मैंने शायद अभी आपको नाम जयपाल ही बताया दोस्तों, जयपाल पर आक्रमण किया था। और 1001 एडी में इसने जयपाल को हराया। 1001 एडी में इसने किसे हराया? जयपाल को हराया था। अब उस टाइम ये क्या था भाई, 1006 एडी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट टेम्पल पर आक्रमण किया इसने। 1006 में हिमाचल प्रदेश में एक नागरकोट टेम्पल है, वहाँ पर भी इसने आक्रमण किया था। अब आनंदपाल, देखो 1008 एडी में आनंदपाल
आनंदपाल जयपाल के बेटे को हराया। अब जयपाल का एक बेटा था आनंदपाल, उसे भी इसने 1008 ईस्वी में हराया है। अब 1011 से 1012 में इसने क्या करा, मथुरा और उज्जैन जो ना इसी रास्ते में पड़ते हैं। अगर ये कोई भी आक्रमणकारी पंजाब राजस्थान इनके रास्ते आता है तो मथुरा भी इसी एरिया में पड़ती है। दिल्ली के साइड में दोस्तों मथुरा है और उज्जैन, देखो उज्जैन अलग है लेकिन ये उज्जैन तक पहुंच गया था। देख सकते हैं आप उस टाइम पर ये उज्जैन तक पहुंच गया था घोड़ों की सहायता से। 1011 से 1012 में इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। मतलब भारत में काफ़ी समय तक ये रुका होगा, तभी उज्जैन पहुंचा होगा। ठीक है, और देखिए ये गुजरात भी पहुंचा था क्योंकि इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। स्थानेश्वर चाणक्य स्वामी लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति को इसने खंडित किया। खंडित का मतलब मूर्ति को इसने तोड़ दिया। और महादेव मंदिर हरियाणा पर भी इसने आक्रमण किया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की ओर। देखिए अब इसका जो 16वां आक्रमण है, 16वें आक्रमण के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, जो कि इसने गुजरात, देखो सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, 1025 AD में इसने आक्रमण किया था। और उस समय जो गुजरात का शासक था वो था भीम प्रथम। और भीम प्रथम कौन से वंश का था, भीम प्रथम था चालुक्य वंश का, चालुक्य डायनेस्टी का था भीम प्रथम। एक है, और 1027 में इसने आखिरी आक्रमण जाटों पर किया था। 1027 में इसने आखिरी आक्रमण जो किया है किस पर किया है, जाटों पर। तो ये पूछा जा सकता है कि इसने अपना अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया। 1030 में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनाया था। अब सोमनाथ मंदिर की अगर बात करी जाए तो उसे किसने बनाया था भाई, किसने इसकी नींव रखी है, भीम प्रथम ने इसकी नींव रखी है। वह सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी किसकी उपाधि धारण करने वाला, गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला राइटर है। इसके साथ में कुछ राइटर आए हुए हैं। देखिए अलबरूनी आया हुआ है 1014 में, 12 ईस्वी भारत आया, इसी के साथ आया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। महमूद गजनवी के साथ में कौन आया, महमूद गजनवी के साथ में दोस्तों आया अलबरूनी, 1014 में भारत आया। और इसने किताब लिखी है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद भी लिखी है और इसने किताब उल हिंद भी लिखी है। एक ही नाम है ये, अलग नहीं है। और देखिए फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों, शाहनामा लिखी है। उत्वी का नाम तो आपने सुना होगा, चंच चंचनवा पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। बेहाकी ने लिखी है। तारीख ए सुबुक्तदीन लिखी है इसने। देखिए 4 राइटर ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कई सारी बुकें लिखी हैं और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। फिरदौसी की शाहनामा महत्वपूर्ण है, उत्वी की महत्वपूर्ण है, और अलबरूनी तो महत्वपूर्ण है ही। और अलबरूनी पूछा भी जा सकता है कि किसके समकालीन था, मतलब कंटेम्प्रेरी किसके था अलबरूनी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे चलते हैं भाई। मोहम्मद गोरी 1175 से 1206 ईस्वी, इसका जो कार्यकाल रहा है, मतलब कितने टाइम पीरियड में ये इसने भारत के अंदर दोस्तों आक्रमण किया है, ये सब कुछ पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। और मोहम्मद गोरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। मोहम्मद गोरी के साथ साथ में आपको पृथ्वीराज चौहान का नाम भी याद आ जाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कई सारे युद्ध हुए थे और इनकी एक दोस्तों किताब के अंदर चर्चा भी है, जिसमें बताया गया कि मोहम्मद गोरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ किया था। और पृथ्वीराज चौहान एक दिल से वो साफ और नेक इंसान थे, वो हमेशा इसे माफ़ करते थे। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई की तलाश में था कि काश ये किसी भी तरीके से काम साम दंड भेद मुझसे हार जाएं और मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर मैंने इन्हें माफ़ कर दिया तो मैं अपने मकसद में कभी भी इंडिया के अंदर कामयाब नहीं हो पाऊँगा। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारे भारत के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे कोमल हार्टेड होते हैं, बहुत दयालु और साफ दिल के इंसान होते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। 1175 से 1206 ईस्वी में पहला आक्रमण इसने मुल्तान के करमाई जाति के मुसलमानों पर किया। मतलब पहला आक्रमण इसने करमाई जाति के मुसलमानों पर आक्रमण किया था। ठीक है, समझ सकते हैं आप। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। देखिए गुजरात में इतना सोना था, गुजरात के बारे में सुना था, इसलिए सारे के सारे आक्रमणकारी आने के बाद में गुजरात की ओर जाते थे, गुजरात की ओर एकदम जाते थे। जबकि गुजरात एक तरीके से देखा जाए तो बहुत दूर पड़ता है उस रास्ते से, लेकिन फिर भी गुजरात उस टाइम पर संपन्न था। और गुजरात से एक तरीके से समुद्र के किनारे भी है, लेकिन उस टाइम भाई जहाज वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी गुजरात पर बहुत अच्छा वाला पैसा था, इसलिए ये लोग
उस रास्ते में जाते थे। और जो गुजरात के अंदर आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर था, उसे लूटने के लिए बार बार ये लोग जाते थे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। गुजरात का शासक उस टाइम कौन था? देखो, पहला था दोस्तों भीम सेकिन, और एक था मूलराज सेकिन। मूलराज सेकिन और ये चालुक्य वंश के थे। कौन से वंश के थे? भीम सेकिन का नाम आपने सुना होगा, चालुक्य सेकिन सेकिन का आपने नाम सुना होगा। ये दोनों चालुक्य डायनेस्टी के एम्पायर थे। 1078 में मूलराज सेकिन ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर में पराजित किया। किसने पराजित किया दोस्तों? मूलराज सेकिन ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को ध्यान रखना है आपको, मोहम्मद गोरी को किसने हराया? मूलराज सेकिन ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर में हराया था। 1179 में इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। ये वापस लौटने लगता है, क्योंकि सिंध और कश्मीर की आप लोकेशन जानते हैं कहाँ है। अब नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, अजमेर, सांभर सांभर कैपिटल थी। नॉर्थ इंडिया की जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी, अजमेर थी और सांभर थी। अब चौहान डायनेस्टी के अंदर एक राजा का नाम सुना हुआ आपने, पृथ्वीराज चौहान, जो कि उस टाइम कौन थे? शासक थे। अब इनका जो लेखक था चंद्रप्रदायी, आपने नाम सुना होगा, जिसने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदायी की जो बुक है पृथ्वीराज रासो है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आप यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उस टाइम पर जब ये आया था दोस्तों, उस टाइम जो शासन था चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान का था, और उनका जो लेखक था चंद्रप्रदायी था, और उसने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। अब देखो, इनके बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध होते हैं। पहला है बैटल ऑफ तराइन 1191, और दूसरा है बैटल ऑफ तराइन, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध है और तराइन का प्रथम युद्ध है। अब देखो, तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है भाई? मोहम्मद गोरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान इसे बच्चा समझकर माफ कर देते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर भी, भाई मोहम्मद गोरी किस तरीके से, मोहम्मद गोरी तो हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है नहीं, वो इस पर ध्यान नहीं लगाते हैं और इसे हल्के में ले लेते हैं। और देखिए, शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। फिर ये अगले साल एक लड़ाई और लड़ता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है अभी? इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कुछ लोगों ने धोखेबाजी की, जैसा आपने नाम सुना होगा, एक संयोगिता, एक दोस्तों एक लड़की थी संयोगिता, उसका जो अपहरण करा था उसका बाप था जयचंद। दोस्तों जयचंद और काफ़ी सारे लोगों की सलाह से और उनके विश्वासघात के कारण, क्योंकि इंडिया के थे, विश्वासघात ही करा था उन लोगों ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को ये लोग हरवा देते हैं। वैसे कहानी के अंदर कुछ और दिया हुआ है। पृथ्वीराज रासो के अंदर आपने जो अभी पृथ्वीराज रासो मूवी आई हुई है, उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं, लेकिन इतिहास के अंदर ऐसा दोस्तों कहीं जिक्र नहीं है। अब 1193 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1193 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। कब बनाया? 1193 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब चलते हैं आगे, देख लीजिए भाई। अब देखिए, 1192 में इसने क्या करा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में अपने कुटिया बनाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में इसने अपनी कुटिया बनाई। और 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, मोहम्मद गोरी एंड जयचंद के बीच। अब देखिए, जयचंद इनकी जो सहायता वो इसलिए करता है क्योंकि सोचा था भाई काफ़ी सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते हैं इंडिया में, और यहाँ से लूटपाट करके अपने देश चले जाते हैं। लेकिन इसका जो मकसद था वो कुछ और था। अब ये जो नहीं, जयचंद मोहम्मद गोरी को जयचंद ने वादा किया था कि मैं आपसे युद्ध लड़ने के लिए आऊँगा, लेकिन ये युद्ध लड़ने के लिए नहीं आता है, और फिर जयचंद थोड़ा सा इनसे कटने लगता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है दोस्तों। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अभी जयचंद को हरा देते हैं मोहम्मद गोरी। अब आगे देखो, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे जो उनके साथ आए थे। एक गुलाम बन। अब गुलाम बन, देखिए गुलाम बन जो है सानिल नावी है इनका, सानिल नावी है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा क्या? यलदोज, तीसरा क्या? कुवाच्छा, चौथा क्या? बख्तियार खिलजी। देखो 4 गुलाम थे। आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे गुलाम हैं, इनका नाम याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुवाच्छा और बख्तियार खिलजी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है ये इतिहास के अंदर। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुवाच्छा और बख्तियार खिलजी। अब आगे बात कर लेते हैं 1202 से 1204 होगा ये। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करना, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 413 ईस्वी में की थी। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ठीक है।
और इसे जो नष्ट करने का काम किया था वो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का कार्य किया था। अब आगे देख लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1194 में कुब्बत उल मस्जिद इस्लाम दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर दिल्ली में, ये दोनों मस्जिद मोहम्मद बिन ऐबक ने बनवाया था। अब मोहम्मद बिन ऐबक, भाई मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक है ये, मोहम्मद बिन ऐबक, ऐबक थोड़ा नाम गलत लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अब होता क्या है, देखो मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है और अपनी जितनी भी साम्राज्य है वो अपने सारे के सारे गुलामों में छोड़ जाता है बांटने के लिए, भाई आप आपस में बांट लेना। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर शुरू में मेन रोल निभाता है, ठीक है। दिल्ली वाला जो राज्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखता है। उसने क्या करा दोस्तों, 1194 में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है एक, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर के अंदर है, ये भी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, इन्हीं के नाम पर इसने क्या करा, इसने दोस्तों 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे पूर्ण करने वाला 1229 में इल्तुतमिश था। इसने सिर्फ नींव रखवाई थी कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने पूरी नहीं करवाई थी। पूरी जो करवाएगा वो इसका गुलाम इल्तुतमिश करवाएगा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक को भारत का शासन मिला। 1206 में मैंने आपको बताई दिया भाई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, वो बात अलग है। मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है, उसके बाद में अपने जितने भी गुलाम थे उन्हें छोड़ जाता है और वो आपस में राजकाट बांट लेते हैं। और जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी दिल्ली पर बैठता है और उसने ये सारे के सारे काम किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यलदोज को क्या मिला था, यलदोज को मिला था गजनी वाला हिस्सा। और कुबाचा की अगर बात करता हूँ तो कुबाचा को काबुल बोले तो पाकिस्तान, ठीक है, काबुल और कंदहार। काबुल अफगानिस्तान, देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान पहले एक ही हुआ करता था, पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बिल्कुल मिले हुए थे, ठीक है। और ये सारे के सारे भारतीय महाद्वीप, अब तो उसके बाद में ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आए हुए हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है ये मिला है कुबाचा को। अब आगे देखो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 से 1226 तक होती है दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शासन करता गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक, गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के जो 4 गुलाम थे उन लोगों का शासन चलता है, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया है। अब सबसे पहले आता है दोस्तों 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश शासन करता है, जिसमें पहले इसकी राजधानी लाहौर है दोस्तों। पहले उस टाइम जो इसकी राजधानी थी लाहौर थी, ठीक है। लाहौर इसने राजधानी क्यों बनाई होगी, क्योंकि ये दोस्तों एशिया, मध्य एशिया से आक्रमण करके करके आता था, बिल्कुल थल सेना वाले रास्ते थे। अब इसलिए इसने सबसे पहले राजधानी अपनी लाहौर बना ली, जिससे ये भारत पर भी नियंत्रण कर सके। और जो दूसरा वाला एरिया है, क्योंकि और दुश्मन वो भी तो यहाँ पर आक्रमण करने की तलाश करते, आक्रमण करने के मकसद में रहते थे, इसलिए इसने लाहौर उस टाइम राजधानी बनाई होगी। बाकी देखें, शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए का दान किया, ठीक है। इसलिए लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। लाख, ये पता नहीं जाने क्या लिखा हुआ, लाम बख्श नहीं है, लाख बख्श है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। ऐबक, अब ऐबक का अर्थ निकाल लेते हैं हम। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा का देवता। यह इतिहास का पहला शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, क्यों, क्योंकि ये गुलाम था, इसलिए ये जो वास्तविक राजा है वो अपने मतलब एक तरीके से मालिक को ही मानता था। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। देखिए बदायूं बिल्कुल यहाँ पड़ती है, जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है और जो संभल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इनके सीमा पर बदायूं पड़ता है। मतलब यहाँ तक ये लोग शासन करते थे उस टाइम पे भी, ठीक है। इल्तुतमिश का नाम तो आपने सुना होगा। 1210 में क्या होता है, चौगान का नाम आपने सुना। पोलो घोड़े से खेली जाती है दोस्तों, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है लाहौर में है। कहाँ है इसका मकबरा दोस्तों, लाहौर में। 1210 में इसका जो बेटा है आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1210 में कौन बैठा है, इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1210 में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। अब देखिए 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु और गुलाम वंश का अगला शासक बना। अब इल्तुतमिश क्या करता है, 1211 में आराम शाह की मृत्यु कर
आरम शाही की मृत्यु हो जाती है और गुलाम वंश का जो अगला शासक है वो कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है दोस्तों। कौन बनता है अभी? इल्तुतमिश बनता है। अब इल्तुतमिश को देखो, इल्तुतमिश कब से कब तक शासन करता है? 1210 में मृत्यु होती है, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश शासन करता है। यह भारत का पहला सुल्तान था, क्योंकि इससे सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त हुई थी। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। देखिए उस टाइम आपने दोस्तों मुस्लिम साम्राज्य के अंदर जो खलीफा होता था दोस्तों, उनसे इसने उपाधि ली थी सुल्तान की, क्योंकि इससे पहले वाला जो राजा है वो गद्दी पर भी नहीं बैठता है, वो अपने मालिक को ही राजा समझता है। अब ये पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि दोस्तों धारण की हुई है। अब 1215 में क्या होता है? यल्दोज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया। अब ये सारे के सारे एक तो खत्म हो गया, बचे 3 लोग, ये आपस में लड़ने लगते हैं दोस्तों। अब देखिए जो लड़ने में जीतता है वही आगे जाके राजा बनेगा। यल्दोज ने क्या करा? 1205 में यल्दोज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया, ठीक है, और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया दोस्तों? 1205 में। ध्यान रख सकते हैं आप, तराइन का तीसरा युद्ध, एक 1191 में, दूसरा 1192 में और तीसरा 1205 में। ध्यान रखना 1205 में क्या लड़ा गया दोस्तों? 1205 में क्या लड़ा गया? तराइन का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित किया। यल्दोज हार जाता 1211 में। 1211 में चंगेज खां तैमूचिन मंगोलिया का आक्रमण हुआ। मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी, लाहौर बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि विदेशी और भी लोग थे जो भारत पर आक्रमण करने की फिराक में रहते थे, क्योंकि आगे वाले एरिया में आप जानते हैं भाई हिमालय पर्वत पड़ता है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था जो कि समुद्र नीचे वाले हिस्से में समुद्र भी पड़ता है। इधर से तो ये लोग आ नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम नौसेना इतनी शक्तिशाली नहीं थी। तो वही रास्ता एक ऐसा था जो कि थल सेना वाला था, और ये उसी रास्ते से आक्रमण करते। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और जो उससे पहले के जो शासक थे वो लाहौर वाले एरिया को अपनी राजधानी के रूप में यूज करते रहे होंगे, ठीक है। आगे देखो 1221 में चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा, जो कि तैमूचिन है, तैमूचिन वंश का है। मंगोलिया का इस आक्रमण होता है भारत पर। इसने क्या करा? इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों को टका कहते हैं और तांबे को जीतल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मतलब टका किसे कहते हैं, जीतल किसे कहते हैं? जीतल कहते हैं तांबे के सिक्के को, और चांदी के सिक्के को कहते हैं दोस्तों टका। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी दल चालीसा बनवाया। और देखिए दल चालीसा के अंदर क्या होता है अभी? 40 सरदार होते हैं, और देखो दल चालीसा का जो अंत करता है वो बलवन करता है। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। दल चालीसा का जो अंत करता है दोस्तों बलवन करता है। इसने एकता प्रथा, मतलब एकता प्रथा क्या होता है अभी दोस्तों? देखिए युद्ध में जीते गए जमीनों को सैनिकों में बांट दिया जाता था की शुरुआत इसने एकता प्रथा की शुरुआत की। देखो एकता प्रथा इसे बोलते हैं, कभी कभी हमारे पास में पैसा नहीं होता है और हम पैसा, जैसे हमने सेना रख ली या नौकर चाकर रख लिए, उन्हें ज़मीन दे दी, बोला यहाँ यहाँ से कमाओ, यहाँ से खाओ, हमारे पास में पैसा नहीं है। एकता प्रथा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इक्तेदार कहलाते थे, और जो भी एकता प्रथा को यूज करता था उसे इक्तेदार कहलाते थे, और कर वसूलने पर इक्तेदारी कहा जाता था, तथा कर वसूलने को इत्मीदारी, कर वसूलने वाले को इत्मीदार कहा जाता था, इत्मीदारी। 1229 में क्या करता है अभी? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया। देखिए जो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है अभी? ये दिल्ली है। और दिल्ली सल्तनत, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली लेकर आया है। अब आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया, क्योंकि इसके सारे के सारे बेटे क्या होते हैं? अयोग्य निकलते हैं, इसलिए इसने अपनी बेटी रजिया को उस टाइम सुल्तान बनाना सोचा। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि लड़कियों को उस टाइम इतने अधिकार नहीं थे दोस्तों। 1236 में क्या होता है अभी? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली के कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है उसी के परिसर के अंदर दोस्तों इसका मकबरा बना हुआ है। अब 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध कुछ लोगों ने, जो वहाँ के अमीर लोग थे, उन लोगों ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि जो रजिया सुल्तान को इसने शासक बनाने की सोची थी उसका विरोध किया। और इसका जो बड़ा बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो क्या होता है अभी? सिंहासन पर बैठता है दोस्तों। रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठता है। अब रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो रजिया सुल्तान क्या होता है अभी? देखिए रजिया सुल्तान उस टाइम इसके इल्तुतमिश जो था, इसके राज में एक नियम था दोस्तों, अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो लाल कपड़े पहनकर उसके दरबार में आ सकता है और उसे पूरा न्याय दिया जाएगा। तब रजिया सुल्तान क्या करती है? रजिया सुल्तान भी उस टाइम लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता में जाती है और अपने लिए
एक तरीके से समर्थन प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि उसे राजा बनना था। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240 तक ये शासिका रही। 1236 से 1240 तक ये दोस्तों शासिका रही है। अब दिल्ली की एकमात्र और प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि सिर्फ 4 साल इसने शासन किया। इसने एतगीन को बदायूं का इत्मीदार, अब एतगीन था एक, एतगीन था, इसने क्या करा भाई, बदायूं का इत्मीदार बनाया, और इसने अल्तुनिया को बठिंडा का इत्मीदार बनाया। अब देखो याकूत खां का नाम सुना होगा शायद आपने। अमीर आकूर मतलब शाही अस्तबल का मंत्री। देखो शाही अस्तबल का जो मंत्री है याकूत खां को बनाया। और याकूत खां के बारे में एक मतलब एक तरीके से उस टाइम सारे के सारे लोग इससे चिढ़ते थे, क्योंकि कहा जाता था कि याकूत खां रजिया का प्रेमी था, और जब भी रजिया घोड़े पर बैठती थी तो याकूत खां उसकी मदद करता था घोड़े पर बैठने के लिए। ये रजिया सुल्तान का प्रेमी था, बाकी जितने भी लोग थे इससे याकूत खां से जलने लगे थे। आगे देख लेते हैं। 1240 में होता क्या, अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया। देखिए इसी के लोग, जो भी इसी के लोग थे, इसी के खिलाफ विद्रोह करने लगते हैं। अल्तुनिया ने याकूत खां की हत्या की और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। याकूत खां जो कि इसका प्रेमी कहा जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती है, और रजिया सुल्तान को क्या कर लिया जाता है दोस्तों, कैद कर लिया जाता है। इस विद्रोह के बाद 1240 में दल चालीसा जो दल चालीसा था, दल चालीसा की जो स्थापना की है वो किसने की है दोस्तों, इल्तुतमिश ने दल चालीसा की स्थापना की है। उसमें एक था बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की। उस दल चालीसा के अंदर ही बहराम शाह है एक। उस दल चालीसा के अंदर दोस्तों कौन होते थे, 40 सरदार होते थे, जो कि पूरे के पूरे शासन को संभालने का कार्य करते थे। एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं आप, जैसे दोस्तों नवरत्न होते थे, और बहुत सारे जो मंत्री वगैरह होते हैं आज के टाइम में, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उस टाइम पे वो 40 के 40 लोग सरदार थे, और वो पूरे राजकाज को संभालने का काम करते थे। और उनमें से ही एक शक्तिशाली था जो कि बहराम शाह था। उसने क्या करा भाई, शासिका की हत्या कर दी रजिया सुल्तान की, और अल्तुनिया की हत्या कर दी। अब अल्तुनिया की हत्या देखो, अल्तुनिया से रजिया सुल्तान को शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भी लगा था भाई अगर मुझे कैद से बाहर निकलना है तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या दोस्तों, ये हरियाणा से लौट रहे थे, और जो हरियाणा में एक जगह पड़ती है कैथल, वहाँ पर दोस्तों इनकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान का जो मकबरा हरियाणा में कैथल के पास है। अब आगे बढ़ते हैं बहराम शाह देखिए मैंने आपको बताया बहराम शाह है दल चालीसा का, वो भी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करता, 1240 से 1242 तक, मात्र 2 साल तक वो शासन करता है। बहराम शाह के बारे में देख लेते हैं। बहराम शाह कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ते हैं। 1246 से 1265 इसने बलवंत को वजीर नियुक्त किया, और बलवंत को उलूग खां की उपाधि भी दी जाती है। अब आगे देखिए बलवंत है, ये बलवंत नहीं है, बलवन है, ये बलवन होगा। ठीक है, गयासुद्दीन बलवन। अब गयासुद्दीन बलवन के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखो गयासुद्दीन बलवन सुल्तान बनने के बाद बलवन ने दल चालीसा का अंत किया, क्योंकि बलवन जानता था कि बलवन खुद दल चालीसा का एक तरीके से मेंबर था। वो जानता था कि ये इसकी शक्ति इतनी हो गई है दल चालीसा की, ये कल को जिसे चाहे उसे राजा के पद से हटा देता है। तो अगर मुझे लंबे समय तक राजा बनना है तो इसका खात्मा जरूरी है, इसलिए उसने चालाकी से दल चालीसा का अंत कर दिया। अब दल चालीसा की जो स्थापना की किसने की, इल्तुतमिश ने, लेकिन दल चालीसा का जो अंत किया वो किसने किया दोस्तों, बलवन ने किया है। आप इसे देख सकते हैं। बलवन ने दिल्ली में लोहे एवं रक्त की निधि अपनाई। देखो लोहे एवं रक्त की निधि, ठीक है। जर्मनी में जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी में लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी, लोहे और रक्त की नीति। बाकी इसी ने सिजदा पाबोस की प्रथा चलाई। सिजदा पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के आगे या राजा के आगे एक तरीके से सिर झुकाना और उसके पैरों को चूमना, उसे बोलते हैं सिजदा पाबोस। आगे देखिए औरंगजेब ने इसे खत्म किया। सिजदा और पाबोस की जो प्रथा है वो औरंगजेब ने खत्म करने का कार्य किया था। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि वन लाइनर और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बलबन ने नवरोज त्यौहार को मनाने की शुरुआत की, और नवरोज क्या है भाई, फारसी ईरानियों का त्यौहार है। ठीक है। अब इस लाहौर को औरंगजेब द्वारा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस प्रथा को जो खत्म किया था दोस्तों औरंगजेब ने खत्म किया था। बाकी ये इसने लाइन गलत है, ये मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना। 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। 1287 में मंगोलों का आक्रमण होता है।
क्योंकि ये लोग अब इंडिया के अंदर आ जाते हैं, इनकी जो राजधानी वगैरह वो भी दिल्ली वगैरह ये स्थान आ जाती है, तो थोड़ा सा उधर की जो सीमा थी उन लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया था दोस्तों, ध्यान देना कम कर दिया था, इसलिए उधर से भी आक्रमण होते रहे डायरेक्ट। ठीक है भाई, 1800 सॉरी ये डेट गलत लिखी हुई है, ये डेट गलत लिखी हुई है। बलबन अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर इसकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, बलबन की मृत्यु हो जाती है अपने पुत्र की मौत से दुखी होकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस एक राजा और है कैकुबाद, इसे भी देख लेते हैं बस। कैकुबाद के बाद में फिर अपना नया वंश आएगा खिलजी डायनेस्टी। देखिए मलिक फिरोज ने कैकुबाद का विश्वास जीतकर पंजाब का इक़्तिदार बन गया। मलिक फिरोज ने 1290 में कैकुबाद की हत्या कर दी और कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया। 1290 में कैमूर्स को मलिक फिरोज द्वारा गद्दी से हटाया गया। मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की और यह क्या था भाई, मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की और यह तुर्क था। अब कल को पढ़ेंगे दोस्तों खिलजी वंश। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।